everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 6th October 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखेंगे it is with regard to ADR यानी कि Alternative Dispute Resolution. क्या होता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया है, लॉज क्या है, all of that we'll be seeing in today's article. But firstly, before we move on to the topic of ADR, हम देखते हैं what are the challenges in our courts today. ठीक है, हमारे कोर्ट्स में कौन से इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, हम देखते हैं. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टेट अ रिपोर्ट व्हिच इज कॉल्ड एज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025. ऐसे ही तो हम बताएंगे नहीं, कुछ तो डेटा हम देंगे किसी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट से, राइट. सो दिस इज द रिपोर्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट और ये रिपोर्ट बताता है विद रिगार्ड टू व्हाट आर द इश्यूज विद रिगार्ड टू द डिलेज, एक्सेस टू जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड सो ऑन. तो इस रिपोर्ट में बताया गया है विद रिगार्ड टू द पेंडेंसी ऑफ केसेस. बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में. ओके, सो द डेटा इज गिवन, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू मेमोराइज फॉर द एग्जाम, बट आपके लिए यहाँ पे डेटा प्रेजेंट किया है कि अबाउट 4 करोड़ केसेस दैट आर स्टिल पेंडिंग. और सबसे ज्यादा केसेस कौन से हाई कोर्ट्स में पाए गए हैं? वी फाइंड दैट इन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार, राइट. तो ये जो डिले की वजह से, ये पेंडेंसी की वजह से जस्टिस नहीं मिल पाता लोगों को, राइट. दिस इज द कॉज ऑफ इनजस्टिस दैट वी सी. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट? एंड वन प्रपोज्ड सॉल्यूशन दैट वी सी इज द ADR यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कोर्ट्स के बाहर सेटलमेंट इज अ वे फॉरवर्ड और इज अ सॉल्यूशन, प्रपोज सॉल्यूशन हियर. तो ADR क्या है, इसके लॉज क्या है देखते हैं. और ये फर्दर साइट भी किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने. कौन है हमारा मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस? अर्जुन राम मेघवाल. ओके, अर्जुन Ram Meghwal. He is currently the Union Minister of Law and Justice और उन्होंने क्या बताया है? Doctrine of पंच परमेश्वर. Now what is the meaning of doctrine of पंच परमेश्वर? ये बताता है collective consensus के बारे में, specifically in dispute resolution. Okay, तो मान लो कि कोई fights हो रहा है दो parties के बीच में, तो यहाँ पे consensus लेना चाहिए, दोनों की यहाँ पे सहमति लेनी चाहिए and then we should come to a conclusion, we should come to a proposed solution. ठीक है, so that is with regard to the doctrine of पंच परमेश्वर. So this is the whole aspect और attribute जो हम कहते हैं ADR. ADR तो इसी में ही चलता है which is with regard to पंच परमेश्वर. So let's see what is ADR now. ADR जो है यहाँ पे हम देखते हैं that is rooted in a article of our constitution which is article 39A. अभी article 39A हमारा एक DPSP है. DPSP क्या है? That is the directive principles of state policy. Can you tell me ये जो DPSP जो है ये कौन से संविधान से हमने बोरो किया है या हमने ले लिया है? So you have to tell me DPSP जो concept हमारे संविधान में देखते हैं, from where do we take this particular principle from? Where do we take this particular feature from? Now what is DPSP? DPSP जो है ये स्टेट पे कुछ यहाँ पे ड्यूटीज लगाता है. स्टेट की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है. सो इसमें ये बोल रहा है कि आर्टिकल 39A टॉक्स अबाउट कि इट इज मैंडेटिंग इक्वल जस्टिस. स्टेट शुड इंश्योर इक्वल जस्टिस. इट शुड इंश्योर कि फ्री लीगल एड होना चाहिए. जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है या जो लिटिगेशन है, इट शुड बी वेरी एक्सेसिबल, इट शुड बी अफोर्डेबल, ताकि सबको यहाँ पे जस्टिस मिले. सो दैट इज व्हाट आर्टिकल 39 entails. Now we will see where is it mentioned about this. So recognize, ADR recognize होता है हमारे Code of Civil Procedure में, right? So that is article section 89 जो 1908 में बताया गया है. arbitration, conciliation, mediation और judicial settlement, ये चार चीजें. Now we will see what are these four words mean. First one is arbitration.
तो आर्बिट्रेशन की बात करें तो ये एक बाइंडिंग डिसीजन होता है दैट इज मेड बाय एन आर्बिट्रेटर, या एक पैनल बताता है। ओके, सो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हम इन्वॉल्व करते हैं एंड द पार्टीज जो है, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, इनको फॉलो करना है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। द सेकेंड वन इज कंसिलिएशन। नाउ कंसिलिएशन एक फैसिलिटेट करता है नेगोशिएशंस बिटवीन द पार्टीज, राइट, एक सोल्यूशन भी सजेस्ट करता है, बट पार्टीज के ऊपर है कि वो सोल्यूशन एक्सेप्ट करे या ना करे। सो कंसिलिएशन इज व्हेन द टू पार्टीज आर डिस्कसिंग एंड कंसिलिएटर इज द वन दैट negotiates as well as gives a solution, but it is finally up to those parties, disputing parties, to take it or not. तीसरा वाला जो है मीडिएशन की बात करते हैं। मीडिएशन यहां पे हम देखते हैं एक वॉलंटरी अग्रीमेंट, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार, ओके, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप मीडिएट करते हैं, ओके, विद रिगार्ड टू वेरियस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये पार्टीज को हेल्प करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, रीच टू रीच अग्रीमेंट, बट रिमेंबर यहाँ पे मीडिएटर एक सोल्यूशन प्रपोज नहीं करता, राइट, अनलाइक दैट वी सी इन कंसिलिएशन। मीडिएशन यहाँ पे we see that without imposing any solution, ये हेल्प करता है दो पार्टीज को एक सोल्यूशन में आने के लिए या एक कंसेंसस में आने के लिए। दैट इज व्हाट द मीडिएटर डज। Clear? And finally, we talk about लोक अदालत, which we will be talking a little detail on in the next slide. ठीक है, तो लोक अदालत is the fourth one. So जिसको हम People's Court कहते हैं, we call this as People's Court. So where was this first formed? What are the laws regarding to it? We will see that. Now ये जो हम देखते हैं ADR, ये कौन से लॉस में गवर्न करते हैं? The law that now we see. Okay, so this was just a section of the Code for Civil Procedure. यहाँ पे we are seeing with regard to आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो अमेंड भी किया था 2021 में, ये ओरिजिनली आया था 1996 में। Now Arbitration Act of 2021 जो अमेंड हुआ है, ये बताता है कि एक बोर्ड होगा, एक काउंसिल होगा कॉल्ड एज द इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो ये रेगुलेट करेगा व्हाट शुड बी द प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन। एक लिमिट भी सेट किया है कितने दिन तक उनको रेजोल्यूशन निपटना है, दैट इज 180 डे लिमिट है यहाँ पे। ओके, सो वी टॉक अबाउट विद रिगार्ड टू 6 मंथ्स के अंदर उनको पूरा वो डिस्प्यूट है रिजॉल्व करना है, ताकि हम स्पीडी जस्टिस दे सकें। एंड फाइनली रेजोल्यूशन ऑफ सिविल एंड कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, जैसे कि कौन से ऑफेंसेस यहाँ पे वो सुन सकते हैं। मान लो थेफ्ट है, कोई किसी ने ट्रेसपास किया दूसरे के जगह में, अडल्ट्री, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी रिजॉल्व विद रिगार्ड टू दीज केसेस। नाउ पार्टीज एग्जिट कर सकती हैं मीडिएशन, जो मीडिएशन की बात कर रहे हैं हम, आफ्टर 2 सेशंस। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो दो सेशंस के बाद वो यहाँ पे लीव आउट, एग्जिट कर सकती हैं। क्लियर? फर्दर प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये रिड्यूस करता है। हाउ डज दिस हेल्प? बिकॉज दिस विल रिड्यूस द केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट्स लाइक द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, एंड एक सोशल हार्मनी, बिकॉज हम कंसेंसस में बातचीत करके इसको सुलझा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू प्रमोट हार्मनी अमंग द पार्टीज। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द लोक अदालत। लोक अदालत के बारे में थोड़ा जानते हैं। लोक अदालत के लिए जो जुडिशियल सेटलमेंट वाला जो पार्ट था, उसमें याद रखना कि वो गवर्न कौन करता है, दैट इज गवर्न बाय द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। ठीक है, तो आर्टिकल 39 विच टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड, डीपीएसपी की बात की, उसी के थ्रू आया था ये, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया विद रिगार्ड टू द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987। तो पहला अगर हम देखते हैं लोक अदालत, ये गुजरात में ऑर्गेनाइज होता है 1999 में। सो एज ई से लोक अदालत पीपल्स कोर्ट, ये क्या है? ये एक्सेसिबल इनफॉर्मल एक्सपीडिशियस मैकेनिज्म है टू सेटल डिस्प्यूट्स। ओके, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, ये आउट ऑफ कोर्ट यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज ईदर, अगर मान लो कि तुम्हारा केस पेंडिंग है या प्री लिटिगेशन स्टेज में है, तो तुम लोक अदालत की मदद से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन कर सकते हैं। नाउ सभी केसेस यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो कौन से केसेस यहाँ पे अलाउड है? वी सी केसेस लाइक सिविल कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल? नॉन कंपाउंडेबल
is when you say it's non compromisable, यानी कि जो बहुत ही ग्रेव इशू, सीरियस केसेस हैं जैसे कि मर्डर, रेप्स, ऑल ऑफ दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन लोक अदालत। वो सिर्फ आप कोर्ट्स में ही लिटिगेशन हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, सो कंपाउंडेबल, okay, that is something that can be compromised with the parties, ये allowed है in these particular cases, but serious cases not allowed. Then family cases, property cases, pre-litigation disputes है, तो ये सब तुम लोक अदालत में start हो सकता है। Now इसमें कोई court fees नहीं होता, there is no fees that is referred to लोक अदालत, so it's affordable, it's accessible, okay, और speedy cases भी हो सकते हैं। फर्दर, क्या ये बाइंडिंग है पार्टीज में? द आंसर इज यस, दे आर फाइनल, दे आर बाइंडिंग, और जो सिविल कोड जैसा ही यहाँ पे काम करता है। बट ऑफ कोर्स देयर इज अ स्कोप फॉर चैलेंजिंग दिस। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है या कोई कोहर्शन हुआ, थ्रेट है, तो देन यू कैन अपील टू द नॉर्मल कोर्ट्स। ठीक है, अप्रोप्रिएट कोर्ट आप अपील कर सकते हैं, मेनली अगर कुछ ग्राउंड्स में आप चैलेंज कर सकते हैं इस केस को। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द फंक्शंस ऑफ लोक अदालत, एंड दैट इज व्हाई वी सी दैट हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं ये इस आर्टिकल में यही कह रहे हैं कि वी शुड ऑप्ट मोर फॉर दीज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ जस्टिस। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। अगला आर्टिकल है सर क्रीक के बारे में, ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया है। नाउ आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट दिस आई थिंक इन द लास्ट वीक, जब मैं बता रही थी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ही हैड गॉन फॉर शस्त्र पूजा, ओके, विजयदशमी दशहरा के टाइम पे, टू विद रिगार्ड टू द भुज मिलिट्री स्टेशन गुजरात में था। तो उन्होंने यहाँ पे एक सेंटेंस दिया था कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, वी आर नॉट गोइंग टू बी ओके इफ एट ऑल इट डज एनी स्टंट इन द सर क्रीक। ओके, सो he had said something like that कि सर क्रीक में पाकिस्तान जो अग्रेशन और सब दिखाएगा इसके हम खिलाफ हैं, and that is why it was in the news. We've also seen MIT that was done, most important topic भी किया है हमारे कुलदीप सर ने, so ensure that you watch that because ये पूरा टॉपिक उसमें भी समझा दिया है। So few days ago only we have seen this topic. However, एक बार क्योंकि न्यूज़पेपर में वापस आया है, एक जल्दी से हम एक रिवाइज करते हैं सर क्रीक के बारे में, क्योंकि मैंने इसके पर क्वेश्चंस भी पूछे हैं आज के 20 जीके क्वेश्चंस में। सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज सर क्रीक वंस अगेन। सर क्रीक एक डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन विच टू कंट्रीज, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कितने किलोमीटर का स्ट्रेच है? 96 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये टाइडल एस्चुरी, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में है। कौन से दो रीजन्स को डिवाइड करता है ये? इंडिया के में वी हैव द गुजरात रीजन दैट इज रन ऑफ कच्छ, और जो पाकिस्तान के साइड से वी हैव द सिंध प्रोविंस। तो यहाँ इसके बीच में वी हैव द सर क्रीक, ओके, विच इज फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, माय बैड। ओरिजिनल नेम जो है इसका क्या है? इट इज बनगंगा। ठीक है, ओरिजिनल नेम ऑफ सर क्रीक इज बनगंगा। तो ये जो टेरेन हम बात करते हैं, इट्स मार्शी, इट्स फ्लड प्रोन, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है यहाँ पे, एज वेल एज बहुत सारे यहाँ पे क्रीचर्स पाए जाते हैं जैसे कि द रसल्स वाइपर्स एंड स्कॉर्पियंस। चैलेंजेस क्या है इस रीजन में? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू पेट्रोल मॉनिटर, बिकॉज यहाँ पे जो टेरेन है ये बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत बार फ्लडिंग होता है, जिसके कारण टू मॉनिटर दिस इज वेरी डिफिकल्ट। नाउ लेट अस सी what is the dispute that we find. So we've already seen the dispute before. Let's have a quick revision. Dispute ये है कि इंडिया चाहता है कि ये जो क्रीक है, ओके, बिटवीन दिस रीजन, ये इक्वली मिड पाथ में डिवाइड हो अकॉर्डिंग टू द थैलवेक प्रिंसिपल। थैलवेक डॉक्ट्रिन या थैलवेक प्रिंसिपल जो यही कहता है कि अगर कोई एक नेविगेबल चैनल है तो उसका मिड पाथ, ओके, विल बी कंसिडर्ड फॉर डिवाइडिंग इट बिटवीन टू स्टेट्स। स्टेट्स में डिवाइड करने के लिए जो मिडिल पाथ है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी टेकन, द बाउंड्री इज गोइंग टू बी टेकन। तो ये इंडिया कहता है कि इक्वली डिवाइड करें, बट पाकिस्तान ये नहीं कहता। पाकिस्तान कहता है ये पूरा जो रीजन है ये पाकिस्तान का ही है, ये पूरा रीजन क्लेम करता है, एंटायर सर क्रीक क्लेम करता है पाकिस्तान। इट डज नॉट फॉलो द थैलवेक बिकॉज ये कहता है कि एक नेविगेबल चैनल नहीं है, ओके, व्हेयरएज इंडिया सेज नो, इट इज अ नेविगेबल चैनल। तो इसीलिए यहाँ पे एक डिस्प्यूट है।
Now we will see कि why and what is the importance, what is the significance of this particular region, the Sir Creek. तो पहले हम देखते हैं strategically ये कैसे important है. So firstly defense, okay, defensive की बात करें, पाकिस्तान जो है इसके लिए फर्स्टली जो कराची है ये इसमें ओपन होता है, राइट, एंड कराची वी नो इज देयर इकोनॉमिक हब, इट्स देयर नेवल बेस. तो ये जो रीजन है बिकॉज इट इज एन ओपन डोर टू कराची, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद रिगार्ड टू इकोनॉमी एंड अ नेवल बेस. नेक्स्ट वी सी कि पाकिस्तान ने इस रीजन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स भी बिल्ड किए हैं, जैसे कि बंकर्स, रेडार्स, बेसिस, है ना. तो ये डिस्प्यूटेड रीजन पे बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है एंड यहाँ से वो बहुत सारे लॉन्चेस भी कर सकते हैं. मान लो कि ड्रोन अटैक करना है या बहुत सारे कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना है. सो दिस इज दैट रीजन वेयर इट कैन प्ले ऑफेंसिव. ओके, द थर्ड इज नाउ इंडिया. इंडियाज रिस्पॉन्स की बात करें, यहाँ पे वी ऑल्सो मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन दिस रीजन, ताकि अगर कल कुछ यहाँ पे पाकिस्तान ने कोई मिसएडवेंचर किया तो हम भी यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम भी यहाँ पे डिफेंसिव और सब कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पार्ट दैट वी सी इज सिक्योरिटी कंसर्न. सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें, वी सी दैट सर क्रीक कुड बी अ लॉन्च पैड फॉर टेरर अटैक्स. पानी के थ्रू इनको एक ज्यादा एक पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है दे कैन हैव लाइक अ गेटवे टू कम इनटू इंडिया, लाइक वी सॉ 2008 जो मुंबई अटैक्स जो पानी से आए थे. सो दैट इज अनदर खतरा फॉर अस व्हेन वी टॉक अबाउट सर क्रीक, बिकॉज इट इज एन इजी एक्सेस टू इंडियन वाटर्स, इंडियन लैंड. द नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ. क्या होता है EEZ? सो इमेजिन दिस इज इंडिया के 200 नॉटिकल माइल which is approximately 370 किलोमीटर. ठीक है, 1 नॉटिकल माइल जो होता है it is 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर. ठीक है. Now with regard to this, अगर हम EEZ की बात करें तो ये क्या रीजन है, इस रीजन में हम देखते हैं that the country can explore with regard to its economic options. So जैसे कि कोई फिशिंग करना है या अगर हमको डीप सी माइनिंग करना है, अंडर वाटर के कोई रिसोर्सेज लेने हैं, तो ये सब हम कर सकते हैं इस जोन में. ना सर क्रीक की बात करें, ये दोनों यानी कि पाकिस्तान एज वेल एज इंडिया के EEZ में लाई करता है. सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट वी सी. सो सर क्रीक डिटरमाइंस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कौन सा रीजन किसके पास, कौन ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर सकता है इसको, इसके रिसोर्सेज ले सकता है. सो दैट इज व्हाई बोथ कंट्रीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल ऑफ कोर्स also affect the maritime resource jurisdiction. That is why we are concerned with this. Now India क्या इंडिया का क्या कहना है इस केस में? India's position is that हम मानते हैं कि yes, सर क्रीक का जो रीजन है ये इंडिया की sovereignty या इंडिया की टेरिटरी में आता है. It is India's sovereign territory और यहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्टिविटी चल रहा है that will of course lead to response. हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगर कोई यहाँ पे वो एक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे या मिसयूज करेंगे तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड देंगे. तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं विद रिगार्ड टू territorial integrity. We're talking about preventing terror infiltration, terrorist activity को prevent करेंगे इस region में, as well as we will promote our own economic interest in this particular region. ये हमारा stand है. तो बहुत सारे यहाँ पे meetings हुए हैं, talks हुए हैं, but in the past few years we have not seen any change that has happened. बहुत सारे discussions हुए हैं, but there has not been any resolution. 1989 से ये चालू है बताने के लिए कि सर क्रीक किसके रीजन में आता है, how are we going to divide, but there has not been any consensus so far. So that is why we are still of the opinion कि ये जो रीजन है yes ये हमारा ही है. Right? Now let us proceed to the next article. Next article जो हम देख रहे हैं it is with regard to SMR. SMR क्या है और उसके बाद हम देखते हैं इसका context क्या है, what are the new things that we're going to see. Now SMR जो है that is small modular reactor. We have seen this past few days also, I believe last week या उसके पहले एक बार किया है हमने, बट एक बार रिवाइज करते हैं what is this concept. Small modular reactors जो है
इनका जो यूनिट है दैट इज 30 to 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक पर यूनिट, मतलब कितना ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं 30 से लेके 300 के बीच में। नाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिएक्टर्स, और अदर रिएक्टर्स कैसे डिफरेंट है जल्दी से हम ये मैप देखते हैं, ये इमेज देखते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट लार्ज रिएक्टर्स, ओके, बहुत सारे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें, सो दे जनरेट अबाउट 700 से ज्यादा मेगावाट इलेक्ट्रिक, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। जो स्मॉल जो बात कर रहे हैं हम, वो 30 to 300 यूजुअली होता है, दैट इज फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे। एंड माइक्रो रिएक्टर्स जो इससे बहुत छोटे हैं, दैट इज 10 से कम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज विद रिगार्ड टू माइक्रो रिएक्टर विच इज portable as well. Now let's understand with regard to what exactly is small modular reactors and how they are useful. तो let's break down this word. Small का मतलब है कि हमने जो 700 से ज्यादा देखा था, the conventional one, उससे बस एक fraction of the size है. So it's a small size of the conventional nuclear power plants. Second is modular. Modular का मतलब क्या है? इसके जो systems हैं, इसके जो components हैं, इसको हम assemble कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे टू एनी अदर डिफरेंट लोकेशन फॉर देयर इंस्टॉलेशन। तो ये मॉड्यूलर की बात करें, दैट इज अनदर, दो अलग अलग कंपोनेंट्स हम बिल्ड भी कर सकते हैं। तीसरा जो है, इट इज अ रिएक्टर, मतलब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करें। नाउ व्हाई इज एनर्जी इंपॉर्टेंट? एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस अदर यू कैन से सेक्टर्स। अगर हम इवन AI की बात करें, यू रिक्वायर सो मच ऑफ एनर्जी टू पावर अप दीज सिस्टम्स, सुपर कंप्यूटर्स, क्वांटम कंप्यूटर्स, अगर हम कौन सा भी सेक्टर देखें, वी रिक्वायर एनर्जी। तो हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, ये भी कहता है कि 2030 तक हमारा जो एनर्जी डिमांड है ये ट्रिपल हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज द डिमांड नाउ, वी रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। और एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए हमको पता है कि दैट शुड बी क्लीन, राइट, दैट शुड नॉट बी polluting, okay, that should not be reducing, giving out emissions. So that is something that we also have to look up, because climate के लिए ये भी important है। So how are we doing that? How are we ensuring कि carbon dioxide कम emit करे, clean energy हो, environment को नुकसान नहीं होना चाहिए? By these certain examples. तो small modular reactor जो है, ये कार्बन कम देता है इन द एटमॉस्फेयर, ओके, ये राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी कंसिस्टेंट है। नाउ व्हाई राउंड द क्लॉक? यहाँ पे एक बेनिफिट है, हम देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ऑफ कोर्स इट डज अफेक्ट, डिपेंड ऑन द सोलर एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन विंड एनर्जी। तो ये जो होता है ये बहुत इरेटिक हो सकते हैं, अनरेगुलर हो सकते हैं, राइट। बट इफ यू टॉक अबाउट दिस, दे आर राउंड द क्लॉक, मतलब ये कंसिस्टेंटली आपको एनर्जी देंगे। एंड कौन से रीजन्स के लिए एनर्जी एकदम चाहिए होता है? मेनली लाइक दीज इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, यू रिक्वायर कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, ओके। सो ये बहुत सारी इसमें पॉजिटिव्स हैं, लाइक इट्स क्लीन एनर्जी, ये renewable का जो intermittent जो power है, sporadic sometimes, so all of that it helps as well as limited grid scale storage. So these are the challenges with regard to renewable जो ये power curb कर सकता है। So that is, it's a good alternative also to renewable because this also is clean. Now we will see इंडिया का क्या अभी सेटअप है, प्रोटोटाइप्स क्या है, इंडिया ने क्या बनाया है इन दिस पर्टिकुलर फेज, दैट इज द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ये कौन डेवलप कर रहा है? ये डेवलप कर रहा है बाय द BARC, विच इज द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। Now there are 3 types of these reactors. पहला वाला है the भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। यहाँ पे याद रखना है कि इसका जो मैंने बताया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बिटवीन 30 to 300, राइट। तो ये वाला जो हमारा भारत वाला है, इसका 200 मेगावाट इलेक्ट्रिक है, ओके, दिस इज इट्स यूनिट। इट इज वर्किंग ऑन लाइट वाटर रिएक्टर, विच इज हम PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर भी कहते हैं। द सेकेंड थिंग इज भारत स्मॉल रिएक्टर BSR, दिस इज द सेकेंड प्रोटोटाइप जो 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। सो वन इज BSMR एंड द सेकेंड वन इज BSR। नाउ दिस वर्क्स ऑन PHWR. Now what is the difference between PWR and PHWR? PHWR is pressurized heavy water, whereas this is light water. ठीक है, now I'm going to explain a little more with regard to difference between
PHWR एंड PWR. सो bear with me for this one. यहाँ पे आप जल्दी से हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है. सो विद रिगार्ड टू अ न्यूक्लियर पावर प्लांट यू रिक्वायर समथिंग कॉल्ड एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, ताकि हीट ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लोड ना हो, राइट, इट डज नॉट गेट. सो यहाँ पे वी आर यूजिंग लाइट वाटर इन केस ऑफ अ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर PWR में. और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर में हम कौन सा यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज हैवी वाटर. नाउ व्हाट इज हैवी वाटर? क्या पानी का वेट हैवी है? नाउ दिस इज मेनली जो हमने बोला है कि H2O, दैट्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, राइट. यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ड्यूट्रियम ऑक्साइड. ओके, नाउ ये भी हाइड्रोजन का ही हम मॉलिक्यूल है, डी का कोई एलिमेंट नहीं है, ये हाइड्रोजन ही है, बट हाइड्रोजन में एक्स्ट्रा एक न्यूट्रॉन हमने ऐड किया है, इसीलिए उस हाइड्रोजन का जो वेट है अभी थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हैवी वाटर, बिकॉज देयर इज ड्यूट्रियम, एन एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट दैट इज एडेड, न्यूट्रॉन दैट इज एडेड. नाउ इसमें जो फ्यूल को हम यूज करते हैं, वी आर यूजिंग एन एनरिच्ड यूरेनियम. तो हम यूरेनियम को एनरिच करके इसको इस्तेमाल करते हैं. whereas for a heavy water one we use our natural uranium जो fission reaction में required है, right. so the uranium that is used that is mainly different for both. इसके अलावा प्रेशर इसमें ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू प्रेशराइज्ड हैवी वाटर. सो इसमें भी प्रेशर है, इसमें भी प्रेशर है, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा प्रेशर है. नेक्स्ट वन, इसका डिजाइन कैसा है? इन अ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर इट हैज अ सिंगल लार्ज प्रेशर वेसल, whereas यहाँ पे यू हैव मल्टीपल प्रेशर ट्यूब्स. ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन दिख रहा है. नेक्स्ट वन हम देखते हैं कौन सा बेटर है या एफिशिएंट है. दिस is more efficient as compared to this because यहाँ पे हम थोड़ा enriched uranium यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा efficiency इसका ज्यादा है. The next one we see because we are again using enriched, the fuel that is there it's a little expensive because of the extra process of enrichment. That is why इसका cost थोड़ा ज्यादा है as compared to this. So if I have to just recap, यहाँ पे याद रखना light water यूज करते हैं हम, यहाँ पे हम enriched uranium यूज करते हैं जिसके कारण cost ज्यादा होगा. ठीक है, whereas यहाँ पे हम हैवी वाटर यूज करते हैं, इसलिए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर. यहाँ पे हम देखते हैं कॉस्ट थोड़ा लोअर है एज कंपेयर टू दैट बिकॉज यहाँ पे हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं. नाउ वेयर आर वी यूजिंग व्हाट इन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर? जो है ये हम भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में यूज कर रहे हैं, हम कुडनकुलम रिएक्टर्स में यूज कर रहे हैं. ऑल ऑफ दैट वी यूजिंग लाइट वाटर, बट मोस्ट ऑफ आर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ओके आर यूजिंग द लो कॉस्ट दैट इज इन काकरापार, तारापुर, यहाँ पे सब हम यूज कर रहे हैं हैवी वाटर रिएक्टर्स. कॉस्ट में थोड़ा कम है, एफिशिएंसी थोड़ा कम है, बट वी आर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम, राइट. नाउ डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे तुम एनरिच फ्यूल यूज करते हो, कॉस्टली होता है. यहाँ पे थोड़ा एफिशिएंसी इसका कम है, स्लाइटली लोअर देन द वाटर रिएक्टर्स. एंड ऑफ कोर्स इसका जो सिस्टम भी है, डिजाइन भी है, मल्टीपल प्रेशर ट्यूब्स हैं, सो इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दैट वन. ऑलराइट, सो नाउ वी नो कि भारत स्मॉल में कौन सा यूज कर रहे हैं हम? द लाइट वाटर, द PWR. एंड भारत स्मॉल रिएक्टर अगर पूछा देन वी आर यूजिंग द हैवी वाटर वन. देन देयर इज अनदर प्रोटोटाइप, द थर्ड प्रोटोटाइप व्हिच इज अ लिटिल स्मॉलर वन, 55 मेगावाट इलेक्ट्रिक SMR. तो ये यहाँ पे भी लाइट वाटर यूज कर रहे हैं. सो 1 and 3 uses light water, the middle one uses heavy water. Now remember this, most of जो हम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, जो भी हमारे अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ऑल ऑफ देम मोस्टली आर यूजिंग द हैवी वाटर. एक्सेप्शन है यहाँ पे द रशिया जो इंडिया में बिल्ड कर रहा है द कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, राइट. सो इसमें हम देखते हैं दैट दे आर यूजिंग द लाइट वाटर रिएक्टर. ओके, सो एनरिच्ड वाला यूज कर रहे हैं रशिया वाले इंडिया में. ठीक है, सो दैट इज मेनली द रिएक्टर्स. नाउ लेट अस सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज न्यूज. आज के न्यूज में हम देखते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को हम इनवाइट कर रहे हैं टू ऑपरेट दीज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. सो दैट इज द न्यूज. सबसे ज्यादा द लार्जेस्ट इफ यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर contribution of a private company, that is Reliance. सबसे ज्यादा है, उसके बाद टाटा, अडानी, ऑल ऑफ दिस आर ऑल्सो द प्राइवेट फर्म्स जो यहाँ पे सेटअप करेंगे द SMR प्रोजेक्ट्स. इनके अलावा वी ऑल्सो हैव हिंदल्को, JSW एनर्जी, जिंदल स्टील, ये सब भी यहाँ पे सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए. Now where is this going to be? They have selected 16 such sites. ये tentative है तो final list नहीं है, but you will find 6 states, that is गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा,
आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ओके, नाउ रिमेंबर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट किए जाएंगे अंडर PSU, दैट्स NPCIL के सुपरविजन में। तो NPCIL जो है दैट्स द पावर प्लांट, जो कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखता है, ऑपरेट करता है, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। तो ये कंट्रोल अभी भी रहेगा, इसका ऑपरेशनल कंट्रोल, ओनरशिप, ऑल ऑफ दैट विल बी स्टिल रिटेन बाय NPCIL। तो प्राइवेट कंपनी के पास क्या होगा फिर? ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे विल गेट विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पे इनका यहाँ पे राइट्स होगा। जितना एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उनका राइट्स ये कंपनीज लेंगी। सो एक बिडिंग होगा, जिसका सक्सेसफुल होगा बिडिंग, उनको फंड करना पड़ेगा पूरा प्रोजेक्ट को, एंटायर प्रोजेक्ट, यानी जितना यहाँ पे लाइफ साइकिल, डीकमीशन, कैपिटल, सब कुछ जो जाता है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पूरा पैसा उनको देना पड़ेगा। फर्दर इट विल ऑल्सो हैव टू पे द NPCIL विद रिगार्ड टू कोई एसोसिएटेड अगर कुछ कॉस्ट बाकी भी है तो भी उनको पे करना पड़ेगा। सो फंडिंग विल कम फ्रॉम होम? द प्राइवेट। ठीक है, और इन पे कुछ लॉन्ग टर्म गेन्स क्या होगा, इनको बेनिफिट क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी। और ये इलेक्ट्रिसिटी वो यूज कर पाएंगे उनके इंडस्ट्रियल यूज के लिए। ठीक है, सो दे विल गेट लॉन्ग टर्म गेन्स विद रिगार्ड टू द यूज। अभी एनर्जी वी नो इट्स इंडिस्पेंसिबल, ये चाहिए है सभी सेक्टर को। सो दैट इज अ विन विन फॉर बोथ द कंपनी एंड द गवर्नमेंट। तो ये पूरा हमने देखा SMR के बारे में। नाउ वी विल सी विद रिगार्ड टू ग्लोबली कितने कंट्रीज में ये ऑपरेशन है। सो ऑपरेशनल है ये 2 ही कंट्रीज में, एक है रशिया में और दूसरा चाइना में। सो वी हैव द एकेडमिक लोमोनोसोव दैट इज इन रशिया। ओके, ये ऑपरेशनल है 2020 से, और चाइना से ऑपरेशनल है 2023 से, कमर्शियल है 2021 से उसने स्टार्ट किया है बेसिक। ऑलराइट, दूसरे भी कंपनीज डेवलपमेंट स्टेज में है, जैसे कि हॉलटेक इंटरनेशनल, रोल्स रॉयस UK, न्यू स्केल। सो अलग अलग कंपनीज हैं, बट अभी तक 2 ही ऑपरेशनल है। सो इंडिया ऑल्सो इज नाउ kind of coming into this sector and trying to build, because we know that the advantages are far too many, right? So this is with regard to the case of the SMR. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि अक्टूबर 3 की रात से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, एंड कहाँ पे? We call this the Queen of the Hills, which is called as the Queen of the Hills. Queen of the Hills को कहते हैं दार्जिलिंग। Okay, Darjeeling, that is in West Bengal. So we are going to understand what is the problem with this, challenges क्या है, इसका impact क्या होगा। तो इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छा आर्टिकल दिया है, तो जल्दी से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं। राइट, वी ऑल्सो सॉ नेपाल रीजन ऑल्सो। ओके, हमने यहाँ पे उनको हेल्प भी किया है विद रिगार्ड टू द कंडीशंस दैट आर हैपनिंग विद रिगार्ड टू द रेन्स। राइट, लेट्स क्विकली सी विद रिगार्ड टू द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यों यहाँ पे डिजास्टर्स काफी ज्यादा हुई हैं। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं, देयर हैव बीन अ राइज इन प्रॉब्लम्स इन दिस रीजन। सो फर्स्टली पॉपुलेशन, देयर इज अ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज बाहर से लोग आ रहे हैं, प्लेन से, दूसरे कंट्रीज, नेपाल, यहाँ से भी आके इस रीजन में बस गए हैं। सो पॉपुलेशन का एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है। सेकेंड इज something that is indispensable, again climate change के impact, जो रेनफॉल पैटर्न्स की बात करें, है ना, बहुत ज्यादा बारिश, जल्दी से क्लाउड बर्स्ट की बात करें। सो ऑल ऑफ दैट हैज अगेन बीन अ प्रॉब्लम फॉर दिस रीजन। हाइड्रोलॉजिकल शिफ्ट, इसका मतलब क्या है? जो रेन रिवर्स की बात करें, द रिवर्स हैव आल्सो शिफ्टेड इट्स कोर्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम्स, रिवर्स हैं, इनका भी कोर्स बदल रहा है, जिसके कारण फ्लडिंग होता है। फ्लडिंग के कारण अगेन देयर इज लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। The next one we see is unsustainable development. इसका मतलब यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हैं। अगर होटल्स की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें, all of this has again led to exceeding or you can say hurting the carrying capacity of the region. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये exceed कर रहा है the carrying capacity of the region because of new constructions built, and that is again another problem, जिसके कारण damage या loss of lives यहाँ पे ज्यादा हो रहा है अभी। नेक्स्ट इज अनप्लान्ड सेटलमेंट, अगेन विद रिगार्ड टू बहुत सारे ऐसे एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, मेनली इन द रिवर बेड्स, प्रोजेक्ट्स वहां पे बन रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रहा है, जिसके कारण एंड अगेन मोर प्रॉब्लम्स। ओके, सो इट्स क्रिएटिंग अ डोमिनोज इफेक्ट।
नाउ लेट अस क्विकली सी इसके चैलेंजेस या इफेक्ट्स क्या है जो आर्टिकल में बताए हैं। Now because of these issues, mainly the climate change issues, हम देखते हैं this will lead to problems or threaten the northeastern connectivity and stability. हमको पता है कि जो region है which is connecting the mainland to the northeast, the place is called as Chicken Neck Corridor, जो 22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। राइट, दिस इज इन वेस्ट बंगाल। तो अगेन बिकॉज ऑफ द नेबरिंग रीजन्स हम देखते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, दिस विल लीड अस टू लूजनिंग आवर टच विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। सो नॉर्थ ईस्टर्न कनेक्टिविटी को ये अफेक्ट करेगा, दैट्स अ मेजर चैलेंज। सो नेशनल सिक्योरिटी पे बड़ा सा implication है। अब ओके, दिस इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ लाइफ्स, द डैमेज दैट इज क्रिएटेड टू द प्रॉपर्टी, ये सब के अलावा कौन सा यहाँ पे चैलेंज है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दार्जिलिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दार्जिलिंग, वी नो द फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग टी है, वी हैव नोन दिस राइट। तो टी प्लांटेशंस बहुत यहाँ पे अफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग वेदर इफेक्ट्स। देन क्विनाइन, क्विनाइन क्या होता है? सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस Cinchona plantations, okay, Cinchona plantations in Darjeeling. Now Cinchona plantations, इसमें एक हमको एक प्रोडक्ट मिलता है called as quinine। अभी क्विनाइन क्या है? क्विनाइन इज मेनली प्रोडक्ट दैट यूज्ड इन एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट, मतलब मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए ओके, इट्स अ गुड क्योर फॉर दिस। सो क्विनाइन भी बहुत यहाँ पे अच्छा सोर्स मिलता है, सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। नाउ दार्जिलिंग इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स टूरिज्म, बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं एजुकेशन पर्पज। सो येस, इट इज, इफ वी सी दार्जिलिंग बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड विद रिगार्ड टू दीज प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, ऑल ऑफ दिस विल कम अंडर थ्रेट। Further, we also talked about the Chicken Neck and the Siliguri corridor, which will again narrow the link to the northeast region. तो ये सब challenges article में author discuss करते हैं, तो ये हमने देखा। Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है, गवर्नमेंट ने एक प्लान किया है मिशन, जो कैमल का काउंट है, ओके, कैमल का काउंट रिड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहा है। लेट अस सी व्हाट इज दिस इनिशिएटिव। सो दिस इज कॉल्ड एज द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, NCSI। कौन सी मिनिस्ट्री इसको ओवरलुक करेगी? इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नाउ रिमेंबर, ये क्या करना चाहती है? जो कैमल का काउंट जो कम हो रहा है, इसको रिवर्स करना चाहती है। सो इट्स रिवर्सिंग द decline of camel population and to maintain its ecological significance, economic significance. अभी के लिए हम देखते हैं, we have prepared a draft paper in consultation with the Food and Agricultural Organization. Okay, Food and Agricultural Organization, इसका headquarter हम देखते हैं, it is in Rome, Italy. Alright. सो यहाँ पे हम सर्कुलेट करेंगे ये जो पेपर विद रिगार्ड टू फॉर पब्लिक सजेशंस। डिक्लाइन कितना हो रहा है? ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट इन 1977 देयर वर 11 लाख कैमल्स। 2013 में ये और भी कम हुए, अबाउट 4 lakhs, एंड अभी 2019 की बात करें, we have only 2.52 lakh camels. Okay, so this is according to the 20th livestock census. सबसे ज्यादा कैमल्स कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? 90% of them are found in Rajasthan and Gujarat. Okay, so what is the key recommendations are given in this? Key recommendations है कि राजस्थान का कैमल एक्ट है, राजस्थान कैमल एक्ट, इसको हम रिव्यू करें ताकि हम इसको, इस एनिमल को कंजर्व कर सकें। एंड बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटीज की बात करें, दे आर डिपेंडेंट ऑन कैमल्स, राइट। बहुत सारे कम्युनिटीज इन राजस्थान, गुजरात, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज फॉर टूरिज्म पर्पस एज वेल, फॉर पैस्टोरलिज्म, जो भी यहाँ पे टू कैरी स्टफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ऑल ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन दीज कैमल्स। तो यहाँ पे बैलेंस करना है हमको कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड राइट्स एज वेल। ट्रेड जो होता है, okay, we need to ensure safe interstate camel trade that happens between two states, and better transport infrastructure होना चाहिए, e-market platform, so जो trading भी होता है that should be well looked after, supervised.
इसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है लोगों में अवेयरनेस करना, इंटीग्रेटिंग कैमल कल्चर, टेलिंग अबाउट देम वाया स्कूल्स, टेक्स्ट बुक्स, public campaigns, fairs. Okay, so all of that should be done in the public, as well as जो कैमल डे है, ओके, सेलिब्रेट कर लो. सो अभी तक हमने टाइगर डे हमको याद है, लायन डे याद है, चीता डे याद है, ऑल ऑफ दीज डेज वी रिमेंबर. वी नॉट टॉक्ड अबाउट कैमल डे. सो ये भी याद रखना कि कैमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 22. नाउ यहाँ पे 2 क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्टली 2 स्टेट एनिमल्स, एक तो आपने गेस कर ही लिया होगा कौन सा स्टेट एनिमल है. 2 स्टेट एनिमल्स है राजस्थान के, तो आपको दोनों स्टेट एनिमल्स बताना है कमेंट सेक्शन में. और दूसरा जो है IUCN स्टेटस बताना है कैमल्स का. सो दैट दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल है मिशन सुदर्शन चक्र. सो द इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल टॉक्स अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र. जल्दी से देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मिशन सुदर्शन चक्र, व्हिच वाज अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन इंडिपेंडेंस डे. तो हम देखते हैं कि ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड जो इंडिया बना रहा है. यू मस्ट हैव हर्ड इजराइल का आयरन शील्ड, आयरन डोम, सुना है ये, राइट? सो दिस इज क्रिएटिंग लाइक अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी इनकमिंग मिसाइल्स, एनी अटैक्स दैट इज गोइंग टू बी डन टू इंडिया. सो ये हम क्रिएट करेंगे इंडिया के लिए. और ये कब क्रिएट होगा, कब तक ये रेडी होगा? द आंसर इज 2035. ठीक है. इसके अलग अलग, as I said, it's multi-layer, that means it will have many components. So first component हम देखते हैं, it's 6,000 to 7,000 radars to detect कि कोई incoming radar या incoming missile आ रहा है. The second thing is हम satellite से surveillance करेंगे. Okay, so we are going to have space-based surveillance to check also for any such kind of threat that India is that's incoming. Next is directed energy weapons. तो इसका हमने देखा था, it is also called as सहस्त्र शक्ति. What is सहस्त्र शक्ति? ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, जिसके मतलब है कि हम लेजर के मदद से हम मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम इसको टारगेट कर सकते हैं, जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर्स. तो इसको ही कहा गया है सहस्त्र शक्ति. द फोर्थ कंपोनेंट इज वी सी अलग अलग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग सिस्टम्स को हम एक ही प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने हैं. तो दैट इज द कंपोनेंट ऑफ सुदर्शन चक्र. कौन से स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे? सो ऑब्वियसली ये जो मेजर DRDO के अंदर आता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी अ नंबर ऑफ डिफेंस कंपनीज, PSUs, ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, आर्म्ड फोर्सेस, यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन मिशन सुदर्शन चक्र. इसके लिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी हम ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सो दैट वी हैव लाइक प्रॉपर कैन से सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. कवरेज क्या होगा? कैपेबिलिटीज या कवरेज की बात करें, वी आर मॉनिटरिंग, डिटेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्ट्रॉइंग दीज एनिमी थ्रेट्स. एंड ये एक अलग अलग इस्तेमाल करेंगे ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेक्टिंग नॉट ओनली द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना है ही, बट ऑल्सो पॉपुलेशन सेंटर्स जहाँ पे ज्यादा भीड़ है, पॉपुलेशन है, दैट ऑल्सो हैज टू बी एक्सटेंडेड, तो ताकि लॉस ऑफ लाइव्स कम हो. फर्दर लॉन्ग एंड मीडियम रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा, एंटी ड्रोन सिस्टम्स इस्तेमाल होंगे, ओके, डिफेंस गन्स यूज होंगे. सो इट्स लाइक अ ओवरऑल पैकेज विच विल हैव मेनी लेयर्स. इसमें जैसे मैंने कहा स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस होगा, यानी हम कुछ सैटेलाइट्स भी देंगे फॉर सर्वेलेंस. और ये कहा गया है कि 52 न्यू सैटेलाइट्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड बाय 2030, व्हिच टॉक्स हाउ सीरियस वी आर विद रिगार्ड टू मिशन सुदर्शन चक्र. रिसेंटली एक टेस्टिंग भी किया था, द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम. याद रखना है कि ये कौन से सिस्टम, क्या क्या पार्ट है इसमें. एक तो है QRSAM, which is the quick reaction surface to air missile, and VR shots, which are basically very short range air defense missile, और एक 5 किलोवाट का लेजर भी. So this is the integrated air defense weapon system जो हमने डेवलप और हमने टेस्ट भी किया था about 2 months ago. So this is all under mission Sudarshan Chakra, which we are hoping to have by 2035. Proceeding to the next article and the last article of the day, it is with regard to excise
कोंकण 2025. So इंडिया एंड किसके बीच में, इंडिया एंड यूके के बीच में we have exercise Konkan, and this has commenced on Sunday. Okay, now this was first ever held in the year 2004, and ये exercise थोड़ा अलग है because we are going to use for the first time the carrier strike. ओके यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो इंडिया का खुद का एक इंडिजीनियसली मेड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है INS विक्रांत, तो हम ये यूज करेंगे। यूके यूज करेगा अपना HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, सो दैट इज व्हाट यूके इज गोइंग टू यूज। इससे क्या होगा, वी आर हैविंग अ 4-day मैरीटाइम ड्रिल, और ये होगा वेस्टर्न इंडियन ओशन में। Is that clear? तो इसमें हम maritime and air capabilities, aircraft carriers are the ones that are able to have a runway also for the fighter jets, right? तो ये combine करेगा दोनों maritime and air capabilities between the two countries. Now we are also, and we're going to share best practices with each other. Now there's one more operation that is mentioned in the news today, and that is called as Operation High Mast. Operation High Mast किसके लिए है? This is deployed by UK. तो UK बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल एक्सरसाइज क्रिएट करेगा, ओके, एंड 12 ऐसे अदर नेशंस भी यहाँ पे आएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे शिप्स, पर्सनल, एंड दिस विल बी विद रिगार्ड टू द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो हाईमास्ट किसका ऑपरेशन है? ये ऑपरेशन है यूके का, वेयर इट इज गोइंग टू अगेन हैव दीज रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, डिप्लॉयमेंट विद रिगार्ड टू योर armed forces. So that is the whole article all about. So this is with regard to the major articles that we see in the newspaper today. Don't forget to watch the next video where I'll be discussing 20 GK questions from CLAT perspective. Thank you so much for watching.